नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं अपना सिटी न्यूज। मैं मोनिका भारती। आइए नजर डालते हैं दिन भर की कुछ खास खबरों पर। व्यापारी सेवा संघ की ओर से आज व्यापारियों ने की बैठक की अध्यक्षता करते हुए क्षेत्रीयवासी अधिवक्ता श्रीमती हरिंदर कौर चड्डा जी ने कहा, बरेली में अलग अलग बाजारों में जाम की समस्या वर्षों से चली आ रही है। अगर सब बाजारों में पुल बना दिया जाए, उसके बाद भी जाम की समस्या से जनता को छुटकारा नहीं मिलेगा। पुलिस अपना सही तरीके से कर्तव्य निभाए। जो व्यापारी अतिक्रमण कर रहे हैं उनका चालान होना चाहिए। फ्लाईओवर क्यों ज़रूरी है? क्या व्यापारियों को तबाह करना चाहते हैं कि व्यापारी तबाह हो जाए? आप उनसे उम्मीद करेंगे कि साहब दुकानों का किराया पूरा दे, बिजली का बिल दे, स्टाफ को सैलरी दे, इधर से आप पुल बना के उनकी सारी दुकानों की तो रोक लग जाएगी। आप अतिक्रमण हटाने में विश्वास क्यों नहीं रखते? जब व्यापारी अतिक्रमण हटाते हैं उसके बाद जिम्मेदारी किसकी होती है? पुलिस की है कि वो अगर दोबारा अतिक्रमण होता है तो उन पर फाइन लगाए, उनका सामान सीज करे और उसके बाद उनको बताते स्टेप बाय स्टेप, फिर अतिक्रमण होगा तो इतना फाइन लगेगा, फिर अतिक्रमण होगा तो इतना फाइन लगेगा। लेकिन आप लोग ऐसा करते क्यों नहीं है? ऐसा अगर हो जाए तो फ्लाईओवर की समस्या ही ना रहे, वरना आप पूरी बरेली में फ्लाईओवर बना देंगे तब भी जाम की समस्या अतिक्रमण के चलते कभी भी हल नहीं हो सकती। ये बिल्कुल तय बात है, ये आप करके देख लीजिए। आपने जहाँ जहाँ फ्लाईओवर बनाए और अगर वहाँ पर इंक्रोचमेंट हुआ है, चाहे शामतगंज हो चाहे कोई और इलाका हो, जहाँ जहाँ भी आप बना रहे हैं, जब तक आप इंक्रोचमेंट नहीं बंद करेंगे तब तक कुछ नहीं होगा। अब फ्लाईओवर बना देंगे, उसके नीचे फिर लोग अपना अड्डा जमा लेंगे, दुकानें वैसे ही तबाह हैं, उसके बाद उसके नीचे लोग अड्डा जमाएंगे। आप पुलिस प्रशासन कुछ भी नहीं करेगा क्योंकि वो करना चाहता ही नहीं है। रोज़ की आमदनी इतनी होती है, अगर ये हटा देंगे, ठेले वाले, फड़ वाले ये सब हटा देंगे। या दूसरी बात ये है, एक चीज़ और है, जैसे पहले हुआ था कि सुबह 10 से 10 बजे तक कोई 4 व्हीलर या गाड़ियाँ नहीं जाती, ऑटो नहीं जाते थे, ई रिक्शा नहीं जाते थे। अब कोई रोक नहीं है, सब जाते हैं। होमगार्ड को 20 रुपये अभी देंगे, अभी सड़क पार हो जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस पर क्या प्रशासन या पुलिस को पता नहीं है? सब कुछ मालूम है, उनको सब पता है। आप कह रहे कुमार टॉकीज तक का वो बनाइए, कुमार टॉकीज तक की जो इतना इंक्रोचमेंट है पहले उसे तो साफ कराइए। देखें, जब अभी लॉकडाउन में सड़कें कितनी चौड़ी थी, कोई अतिक्रमण का नहीं था क्योंकि सब कुछ बंद था। अब अतिक्रमण फिर शुरू हो गया है। इसे जब तक आप नहीं रोकेंगे ईमानदारी से, तब तक आप फ्लाईओवर बनाते रहेंगे। पूरे शहर में अतिक्रमण का मुद्दा फिर भी नहीं सुलझेगा। नदीम शमसी ने कहा, हमने ट्रैफिक पुलिस को 18 दिन पहले ज्ञापन दिया था। बाजार में ई रिक्शा, 4 व्हीलर जैसे पहले नहीं आते थे वैसे ही पाबंदी लगाई जाए, परंतु अब तक कोई सुनवाई नहीं हुई। अगर ट्रैफिक पुलिस जनता को जाम से छुटकारा दिलाने के लिए सहयोग नहीं करेगी तो बहुत जल्द समाज सेवा मंच व व्यापारी सेवा संघ की ओर से धरने पर बैठेंगे। हमने फूल देकर व्यापारियों का अतिक्रमण समाप्त कराया, मगर कुछ व्यापारी अभी अतिक्रमण कर रहे हैं। नगर निगम को चाहिए उनका चालान करे। नगर निगम को व्यापारी सेवा संघ की ओर से लिखित में हम दे चुके हैं कि अतिक्रमण करने वाले व्यापारियों को बख्शा नहीं जाए, उनका कम से कम 5,000 का चालान कर दिया जाए। ज्ञापन दिए हुए भी हमें लगभग 1 महीना हो गया। नगर निगम की ओर से कोई कार्यवाही अब तक नहीं हुई। नगर निगम ने अब तक एक व्यापारी का चालान नहीं किया। अंडरपास बनाने के लिए व्यापारियों ने जनप्रतिनिधियों से बात की थी। उन्होंने व्यापारियों को 15 दिन का समय दिया है। हमें अपने जनप्रतिनिधियों के ऊपर भरोसा है कि वह अंडरपास बनाएंगे। बैठक में व्यापारियों ने आगे की रणनीति के बारे में भी चर्चा की। अस्पताल में नौकरी के नाम पर बाबुओं ने ठगे 1.5 करोड़ रुपए। आवेदकों को फर्जी नियुक्ति पत्र भी जारी कर दिए। पीड़ितों ने एसएसपी से की शिकायत, एसएसपी ने जांच के दिए निर्देश। 300 बेड अस्पताल में भर्ती के नाम पर जिला अस्पताल के 4 बाबुओं ने 50 लोगों को नौकरी लगवाने के नाम पर उनसे करीब 1.5 करोड़ रुपए ठग लिए। इस दौरान पीड़ितों का मेडिकल कराकर नियुक्ति पत्र भी जारी कर दिया गया। करीब 1 साल बाद नौकरी नहीं लगने से परेशान दर्जनों की संख्या में पीड़ित शुक्रवार को एसएसपी ऑफिस पहुंचे और ठगी की शिकायत करते हुए कार्यवाही की मांग की। एसएसपी ने पूरे मामले की जांच के निर्देश सीओ प्रथम दी है। पीलीभीत के थाना सुनगढ़ी के मोहल्ला तुलाराम निवासी सोमेश कश्यप, मोहल्ला बसीरगंज निवासी महेश कश्यप, आकाश कश्यप, सिविल लाइंस निवासी राहुल कश्यप ने बताया कि जिला अस्पताल के 4 बाबुओं से उनकी पहले से जान पहचान थी। इन लोगों ने बताया कि 300 बेड सरकारी अस्पताल में चपरासी, सुपरवाइजर, कंप्यूटर ऑपरेटर, लैब टेक्नीशियन, ड्राइवर, जीएनएम बोर्ड आया।
और वार्ड बॉय के पद पर भर्ती होने वाली है। सभी भर्ती मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा की जाएंगी। चारों ने बताया कि उनकी मुख्य चिकित्सा अधिकारी से अच्छे संबंध हैं। अगर 5 लाख रुपए प्रति व्यक्ति मिले तो मुख्य चिकित्सा अधिकारी से बात कर योग्यता के हिसाब से नौकरी लगवा देंगे। इसके बाद सभी ने नौकरी लगाने के चक्कर में बाबुओं को पैसे दे दिए, लेकिन कई महीने बीत जाने के बाद अब तक नौकरी नहीं लग पाई। वहीं उनका पैसा भी बाबू नहीं लौटा रहे हैं। इसके बाद उन्होंने एसएसपी से इस मामले की शिकायत की है। एसएसपी ने पूरे मामले की जांच करके दोषियों पर कार्यवाही करने का आश्वासन दिया है। जिन्होंने कहा है कि उनको नौकरी दिलाने के नाम पर एक व्यक्ति हैं, उनके द्वारा पैसे ले लिए गए और नौकरी नहीं मिली है। इस पूरे प्रकरण को क्षेत्राधिकारी फर्स्ट को संदर्भित किया गया है और वो जांच करके इसमें मुकदमे की कार्रवाई भी करेंगे। उन लोगों का कहना है सर 3 लाख रुपए हमसे। हाँ, इनसे कहा गया कि प्रति व्यक्ति कुछ पैसे नौकरी दिलाने के नाम पे लिए गए। उसी में उन्होंने कहा कि कुछ उन्होंने अकाउंट में पैसे जमा किए, तो अकाउंट के जो सबूत हैं सारे वो मांगे जा रहे हैं। उसके आधार पर फिर इसमें मुकदमे की कार्रवाई भी की जाएगी। ये अब तक स्पष्ट हो पाया कौन आरोपी है जिस पे आरोप लगे? इसमें कोई बता रहे कोई क्लर्क हैं, उनके ऊपर ही आरोप लगे हैं। सर, हमें ठगा गया है 300 बेड हॉस्पिटल की में नौकरी के नाम पर। मैं अकेला नहीं हूँ, करीब इसमें 40 लोग के आसपास हैं। कुछ लोग इसमें कार्रवाई के डर के मारे अभी आए भी नहीं हैं, ठीक है। और उसके अलावा इसमें कुलदीप बाबू जी हैं और वहाँ के और कुछ और स्टाफ हैं जिनके हमने इसमें नाम दिए हैं, जो कि अलग अलग लोगों से मिले। और इसमें उन्होंने जो मेन आदमी को रखा आगे कि भाई ये चीज़ आपसे पैसे लेने देना या जो भी आपका काम आगे करवाएगा, ये हमारा बंदा है, इससे आप बातचीत करें, ये सब कुछ ये कराएगा। विकास यादव। किस तरीके की ठगी हुई आपके साथ? किस तरीके से ठगी हुई? हमने नौकरी के बेस पे नौकरी बेस पे ठगी हुई। 300 बेड हॉस्पिटल के नाम पर ठगी हुई कि यहाँ पर क्या कहा गया था? ये 300 बेड हॉस्पिटल तैयार हो रहा है। इसके तैयार होने के बाद में आपको आप पर कैंडिडेट आपको 5 लाख रुपए देने हैं, ठीक है। हर बंदे से 5 लाख रुपए ले रहे हैं और आपकी जो पढ़ाई लिखाई है उसके बेस पर आपको वहाँ पर योग्यता के हिसाब से आपको जो है पोस्ट दी जाएगी। आपसे पैसे भी लिए? पैसे लिए हैं, 3 लाख रुपए लिए हैं। किसने लिए हैं? हर बंदे ने। कुलदीप बाबू जी के कहने पर कुलदीप बाबू जी के पास गए थे हम लोग। वो बोले मैं तो लूँगा नहीं भाई पैसे, यहाँ पर अधिकारी हूँ मैं, ये मेरा बंदा है, इसको दो आप। कुलदीप कौन है वहाँ पर? बाबू हैं, कुल कितने महिला विभाग में। कुल कितने लोग हैं जिनके साथ? जो कि अभी नामजद हैं, करीब 40 लोग हैं। 40 लोग हैं आपके हाँ। साथ जिनका ठगी? जी, ठीक है। इसमें कुछ महिलाएं भी हैं। अब आप बताएं। हमारे साथ एक ठगी हुई है, नौकरी के नाम पर झांसा दिया गया हम पर। हमें जो जिला महाराणा प्रताप है, जो 300 बेड का हॉस्पिटल खुल रहा है, उसमें जॉब लगवाने के लिए हमसे बोला गया था। हमको बोला गया था कि आपकी जॉब लगवा देंगे आपके योग्यता के आधार पर। हमसे बोला था कि आपको इसमें 5 लाख रुपए देने होंगे, जो 3 लाख रुपए पहले और 2 लाख रुपए ज्वाइनिंग के बाद। लेकिन हमसे ये 3 लाख रुपए ले लिए गए, ना हमें कोई जॉब दी ना कुछ हुए। हमारा उसमें मेडिकल भी करवाया, हमें ज्वाइनिंग लेटर भी दिए, उसमें सब कुछ किया, लेकिन हमारा कुछ हुआ नहीं। किसने पैसे लिए आपसे? कौन था वो हमको बोला था, उन्हें कुलदीप शर्मा ने बोला था कि हमारा जो ड्राइवर है वो पैसे लेगा आपसे। उसका नाम है विकास यादव। कुलदीप कौन है वहाँ पर? कुलदीप बाबू है वहाँ पर। कितने लोग हैं आपके साथ जिनके साथ इस तरीके से? हमारे साथ लगभग 40 से ऊपर है। तो आज आप यहाँ एसएसपी साहब क्या आए, उन्होंने क्या कहा? उन्होंने बोला है कि इनके नाम मुकदमा दर्ज होगा और कार्रवाई होगी। आप लोग क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं कि हमारी कार्रवाई हो, सुने वो, और हमारा पैसा हमें वापस कर दिया जाए। कितना पैसा दे चुके हैं? हम पर कैंडिडेट 3 लाख रुपए दे चुके हैं। कितना तय हुआ था? 5 लाख रुपए तय हुआ था, 3 लाख रुपए हम लोगों से पहले ले लिए गए और 2 लाख रुपए हमसे बाद में लेने के लिए बोला गया था। ट्रेनिंग वगैरह कराई? ट्रेनिंग नहीं हुआ था, हमारा मेडिकल हुआ था और कॉल लेटर दिया गया था और हमें आईडी कार्ड भी दिखाए गए थे। पैसा आपने किस तरीके से दिया? अकाउंट में पैसा दिया या कैश दिया? हमने कैश भी दिया और कुछ ट्रांजैक्शन भी किया, यूपीआई ट्रांजैक्शन। मेडिकल कहाँ कराया गया था? मेडिकल हमारे वहीं पर पुराने डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में, पुराने वाले में। श्री राम किशोर मेमोरियल अस्पताल में लगाए गए वैक्सीनेशन कैंप। स्टेडियम रोड पर स्थित श्री राम किशोर मेमोरियल अस्पताल में वैक्सीनेशन कैंप का आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन शहर विधायक अरुण कुमार ने किया। इस कैंप में अस्पताल के स्टाफ ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। वहां आए मुख्य अतिथि डॉक्टर अरुण कुमार ने बताया कि प्रधानमंत्री की काफी कोशिश के बाद यह सफलता मिली है।
यह देश के लिए बड़ी गौरव की बात है। जल्दी वैक्सीनेशन कैंप के माध्यम से यह महामारी बिल्कुल हमारे देश से खत्म हो जाएगी। वहीं अस्पताल के डॉक्टरों ने इस पहल को महत्वपूर्ण बताते हुए कहा। मैं डॉक्टर सौरभ गोयल, डायरेक्टर रामकिशोर हॉस्पिटल। जी, आज कोरोना का ये वैक्सीन भी चल रहा है, आपने लगवाया है? सबसे पहले वैक्सीन मैंने ही लगवाया। क्या मैसेज करते हैं? सबको लगवानी चाहिए। गवर्नमेंट इतनी अच्छी फैसिलिटी प्रोवाइड कर रही है, इसका पूरा यूटिलाइजेशन करना चाहिए। इंडिया लीड कर रहा है इसका कोविड की फाइट में पूरे वर्ल्ड में, तो इसका जब हमारी गवर्नमेंट हमें प्रोवाइड कर रही है तो हमें इसको पक्का यूज़ करना चाहिए। इस अपॉर्चुनिटी को वेस्ट नहीं करना चाहिए। बरेली वासियों के लिए क्या संदेश देना चाहिए? प्रिकॉशन रखें और साथ में जब वैक्सीनेशन आए तो बिल्कुल बिना डरे वैक्सीनेशन लगवाएं। कोई इसमें टेंशन लेने की बात नहीं है। पूरा इमरजेंसी मेजर्स मौजूद है और पूरा लगवाएं वैक्सीनेशन। अपनी अपॉर्चुनिटी को गवाए ना। जी सर, कितने लग गए आपके? आज 125 का टारगेट है। करीब 30-40 वैक्सीनेशन लग चुके हैं, बाकी अभी लग रहे हैं। हमारे यहाँ के सारे डॉक्टर्स ने वैक्सीनेशन कराया, स्टाफ भी सब वैक्सीनेशन करा रहा है। डॉक्टर शिप्रा वाशनी। जी मैम, आज कोरोना का वैक्सीन आपने लगवाया, क्या महसूस करते हैं? कोरोना एक बहुत घातक बीमारी है, इसका वैक्सीन लगवाना हम सबके लिए एक बहुत ज़रूरी कार्य है और ये करके हमें को बहुत अच्छा लग रहा है। बरेली वासियों को क्या संदेश देना? बरेली वासियों को ये संदेश देना चाहती हूँ कि कोरोना की वैक्सीन आ गई है, ये सेफ़ है, सबको ये लगवानी चाहिए और जब तक पूरी डोज ना हो जाती है तब तक अपनी सतर्कता भी रखनी चाहिए। दिनांक 29 जनवरी को उत्तर प्रदेश महिला कल्याण विभाग द्वारा दिनांक संचालित वन स्टॉप सेंटर एक ही छत के नीचे पीड़ित एवं जरूरतमंद महिलाओं को सहायता देने के लिए सेंटर मैनेजर पद पर आज अंशिका मिश्रा के साथ सेंटर मैनेजर सौम्या वर्मा ने सांकेतिक रूप से न्याय का इवेंट के तहत चेयर शेयर की और अंशिका मिश्रा को एक दिन का सेंटर मैनेजर बनाया गया। सेंटर पर दी जाने वाली पुलिस काउंसलिंग, प्राथमिकता, चिकित्सालय एवं ट्रेनिंग के बारे में विस्तृत जानकारी ली। साथ वन स्टॉप सेंटर का निरीक्षण किया। आज मिशन शक्ति के अंतर्गत विकास क्षेत्र क्यारा की न्याय पंचायत क्यारा के प्राथमिक विद्यालय क्यारा के प्रांगण में मिशन शक्ति कार्यक्रम न्याय पंचायत स्तर पर बड़े धूमधाम से मनाया गया, जिसमें न्याय पंचायत के विभिन्न विद्यालयों से आए बच्चों ने मिशन शक्ति से संबोधित विभिन्न गतिविधियां एवं चार्टों का प्रदर्शन ही नहीं किया, बल्कि मिशन शक्ति अंतर्गत बालिका सुरक्षा, बालिका सम्मान एवं बालिका स्वावलंबन पर अपने अपने विचार भी प्रस्तुत किए। इसके अतिरिक्त न्याय पंचायत स्तर के शिक्षकों में क्रमशः रेणु सपना वर्मा, रीता जोशी, रेणु गुप्ता, सुरेश कुमार, रेखा गुप्ता, नीरू, सीमा, कल्पना एवं पूनम आदि ने लिंग भेदीकरण, बाल अधिकार, बालिका शिक्षा एवं सुरक्षा आदि विषयों पर बच्चों को जागरूक किया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि श्री राजीव श्रीवास्तव, खंड शिक्षा अधिकारी क्यारा ने अपने उद्बोधन में कहा कि आज बालिकाओं के मन एवं मस्तिष्क से मजबूत बनाकर आत्मनिर्भर बनने की आवश्यकता है। बालिकाओं की सुरक्षा के लिए मिशन शक्ति जैसे जागरूकता के कार्यक्रम सरकार एवं विभाग की प्राथमिकता के कार्यक्रम हैं। उक्त कार्यक्रमों में विद्यालय स्तर पर भी बड़ी सादगी के साथ शिक्षकों को आयोजित करते रहने हैं। कार्यक्रम में ARP श्रीमती अमिता नारंग एवं श्री वीरेंद्र सक्सेना जी ने मिशन शक्ति पर अपने विचार प्रकट किए। इसकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी यहाँ जितने लोग कहते हैं हम लोगों, हम न केवल अपने विद्यालय में बल्कि उसके आसपास अपने गांव वालों को, अपने घर में। कार्यक्रम में प्रतिभाग करने वाले बच्चे क्रमशः दर्शिका, आना, नाजिया, कोमल और सोनाक्षी सिंह को खंड शिक्षा अधिकारी द्वारा पुरस्कारित किया गया। स्वागत उद्बोधन प्राथमिकता विद्यालय क्यारा की प्रधानाध्यापक श्रीमती रेणु ने किया तथा कार्यक्रम का संचालन श्री महावीर प्रसाद ने और अंत में अतिथियों, विद्यालय प्रबंधन समिति एवं सम्मानित ग्रामवासियों का आभार ज्ञापन डॉक्टर विनोद कुमार शर्मा ने किया। जंगली जानवर के हमले से 16 भेड़ों की मौत, कई घायल, मचा हड़कंप। मीरगंज के ग्राम चुरई दलपतपुर में देर रात जंगली जानवरों का आतंक पशुशाला में देखने को मिला। जंगली जानवरों ने 2 दर्जन से अधिक भेड़ों पर देर रात हमला कर दिया, जिसमें 1 दर्जन भेड़ों की मौके पर मौत हो गई। आधा दर्जन से अधिक भेड़ें गंभीर रूप से घायल हो गईं। सुबह जैसे ही ग्रामीणों को भेड़ों की मौत के बारे में पता चला तो वहां लोगों की भीड़ जमा हो गई।
पशु चिकित्सा मौके पर पहुंचकर जांच में जुट गए। गांव के रहने वाले वेद प्रकाश ने बताया कि उनके पास 100 के आसपास भेड़ें थी। कल रात वो 10 बजे सोने गया तो सब कुछ ठीक था, पर रात को किसी जंगली जानवर ने उनकी भेड़ों पर हमला कर दिया। उन्होंने बताया 16 भेड़ों की मौत हो गई, वहीं दर्जनों घायल हो गई। जमीन ना कुछ नहीं, ये तो हमारे गांव वाले भी जानते हैं। एक टपरैया ना घेर गांव में हमारी। नहीं, क्या हुआ था कल रात, कितने बजे आप सोए थे? नहीं, जो सुबह रात में 10 बजे सोया हूँ और 2 बजे भाई ने जो है आवाज़ मारी तो मैं भाग कर आया हूँ, तो ये सब फैली पड़ी यहाँ पर, जानवर निकल चुका। कितनी भेड़ें थी आपकी? मेरी भेड़ें जे नन्ही पतरी कम से कम है 100 के हेर फेर में, 30 जे बिल्कुल बेकार, 15 लगभग मर गई, 15-16 जे घायल हैं। 4-5 वो जो है ले गया साथ में, मुंह में दबा के ले गया जिन्हें क्या। अच्छा, कम है। हाँ, क्या अंदेशा है आपको कौन सा जानवर हो सकता है? जो बड़ा ही जानवर है, जो कुत्ते फुत्ते ही कोई बना है। एक आध कुत्ता का घुसता, एक आध मार देता, ये तो जो है नहीं आऊँ मैं सभी मार देता। आप पे घायल व्यवस्था में कितनी है? कम से कम घायल तो जो 17-18 हैं, अब के नहीं है। तो ये जो भेड़ें मारी गई है और कुछ गायब है, क्या घटना हुई थी? ये गांव के वेद प्रकाश जी हैं, इनका ये बाड़ा है, इसमें लगभग 100 भेड़ें हैं यहाँ पे। ये रात के 2 बजे कोई जानवर, बड़ा जानवर जैसे शेर या भेड़िया जैसा, चीता जैसा है, वो आया और उसने यहाँ पे सारे 15 से 16 तक करीब बच्चे मार दिए और 15-16 से ज़्यादा ही लगभग जख्मी है, जिसके पेट फटे हुए हैं, टांगें टूटी हुई हैं, गर्दन दबी हुई हैं और 4-5 को उठा के भी ले गया। अच्छा, इससे पहले कभी ऐसी घटना हुई थी क्या गाँव में? इससे पहले 1-1.5 साल पहले हुई थी इनके, तब वो उस टाइम तो 4-5 बच्चे मारे गए थे। वो जंगल में थे दिन में। ये तो घनी बस्ती में है। हाँ, ये तो अंदर गांव के अंदर। बड़ा जानवर आ सकता है क्या यहाँ पे? अभी तक तो नहीं आया, पर ये इससे अंदाजा लगाया जा रहा है पूरा बड़ा ही जानवर आया है, क्यों छोटे जानवर की बस की नहीं, क्यों इतनी ऊंची बाउंड्री होने के बाद ये अंदर आया, अंदर आके लेके चला गया। परंतु आज की घटना घनी आबादी के बीच हुई है। गांव के प्रधान शकील अंसारी ने बताया कि जंगली जानवर ने वेद प्रकाश के बाड़े में देर रात हमला कर दिया, जिसमें 16 भेड़ों की मौत हो गई, दर्जनों भेड़ों की हालत गंभीर बनी हुई है। उन्होंने बताया वेद प्रकाश के बाड़े में करीब 100 भेड़ें रहती हैं। कैसे घटना हुई थी? ये कोई जानवर आया था, जंगली जानवर, बहुत बड़ा जानवर है, जो कि घायल भी कर चुका है, कुछ ले भी गया 2-4 और मृतक भी है। लगभग कितने बजे की घटना है ये? लगभग है 2 बजे की समथिंग। अच्छा, कितनी भेड़ें थी इन पे? जी, कितनी भेड़ें होंगी लगभग उनके बेड़े में? उनके बेड़े में लगभग 100 समथिंग। और लगभग गाय कितनी हुई? 4-5 तो गाय भी हैं, शायद 15-20 तो मरी भी हैं और घायल अवस्था में। क्या अंदेशा है कौन सा जानवर हो सकता है? कोई बड़ा ही जानवर है इसका। क्या कुछ मामला है चुरई दलपतपुर में? हाँ, अभी देखा तो है और मैं वहाँ पे हो भी आया हूँ, जिसमें करीब 13 के आसपास डेथ हुई है। मौके पे जाकर क्या कुछ लगा, कौन से जानवर से लगा, मतलब कुछ पता चल रहा है कि किसके द्वारा हमला किया गया है? अब किसी के द्वारा हमला कोई भी हो सकता है, जंगली जानवर का हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। लगभग घायल कितने हैं जानवर? यही होंगे 20 के आसपास। 20 के आसपास। और पूरे जानवर लगभग कुछ पता है आपको? ना, काफ़ी इसमें चरने चले गए थे। अच्छा, तो पीएम तो भी होगा या होने वाला है? पीएम होने वाला है। तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ता की हत्या के बाद नहीं हुआ खुलासा। परिवार है भयभीत। 20 तारीख को थाना भुता में मेडिकल संचालक की हत्या कर दी गई, जो लगातार तृणमूल कांग्रेस पार्टी में सेवा देते आ रहे थे। उनकी हत्या के बाद परिवार में दहशत है, जिसको लेकर प्रमोद कांग्रेस के पदाधिकारी इस मामले को लेकर एसएसपी रोहित सचवाण से मिले। मैं सुमित मेहत्रा, तृणमूल कांग्रेस में मंडल प्रभारी हूँ। आज हम एसएसपी साहब को ज्ञापन देने आए थे कि 20 तारीख को हमारे कार्यकर्ता की भुता में, जो विनोद गंगवार जी थे, मेडिकल संचालक का काम करते थे, उनकी 20 तारीख को हत्या कर दी गई थी और अभी तक कोई से भी अभियुक्त को पकड़ा नहीं गया है और परिवार को हम न्याय दिलाने की पूरी मांग करते हैं अपनी पार्टी की तरफ से। हमने ये सूचना अपने लखनऊ और कलकत्ता दोनों जगह भेज भी दी है। ग्राम खरदा इलाका गजनेरा, थाना भुता, जिला बरेली का रहने वाला हूँ। मेरे भाई की दिन दहाड़े 20 तारीख को हत्या कर दी गई थी, जिसमें वांछित तीनों अभियुक्त पूरन लाल गंगवार, अर्जुन लाल व पवन पुत्र रामोतर तत्काल मौके से ही गिरफ्तार हो गया। बाकी अभियुक्त बहुत ही खराब प्रवृत्ति के हैं, उनके पास कई धाराओं में मुकदमा दर्ज हैं। इतने पुराना ऐतिहासिक रिकॉर्ड बहुत ख़राब है उनका, उनके पिता का, उनके चाचा का, पूरे परिवार का।
अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं है उसके बाद, और हमें धमकियां भी मिल रही हैं। उनके साथ अन्य लोग भी थे, वो भी कोई गिरफ्तार नहीं हुए और हमें धमकियां मिल रही हैं, परिवार छोड़ने के लिए मजबूर हैं। हम लोग किसी भी तरह से सुरक्षित नहीं हैं। हम यही चाहते हैं कि हमारी पुलिस सुरक्षा करे और जल्द से जल्द सभी लोगों की गिरफ्तारी हो जाए और हम लोगों को जो है कोई लाइसेंस या जो भी है किसी तरह से हम सुरक्षित रहें, जिससे कि आगे जीवन यापन कर पाएँ। उनकी पत्नी किरण गंगवार वो शिक्षा मित्र हैं, वो भी किस तरह से उन्हें स्कूल भेजें, इसलिए हमारे पास बहुत बड़ी समस्या है कि हम कैसे उन्हें स्कूल भेजें, कैसे अपने लोग वहाँ पर रहें।